ये लड़की एक बहुत ही ताकतवर नाइट कमांडर है, लेकिन जंग के दौरान इसकी पूरी स्क्वाड मारी गई और इसे बंदी बना लिया गया है। और अब इसे लग रहा है कि साहब बारबेरस इसे टॉर्चर करके इसके राज्य के खुफिया राज निकालेगी और रात के टाइम बारबेरस अपना मन बहलाने के लिए इसके शरीर का इस्तेमाल करेगी, जो सोच के ये लड़की पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बारबेरस का लीडर इसके पास आके कहता है कि हमने तुम्हें बंदी बना के इसलिए नहीं रखा है ताकि हम तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करें, इसलिए रखा है ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। और बात सुनते ये लड़की शर्म के मारे लाल हो जाते हैं, जिसके बाद हम बारबेरस और नाइट की लड़ाई देखते हैं, जहाँ पर नाइट बहुत ही बुरी तरह से हार रहे थे। कैप्टन अब हम क्या करेंगे, बारबेरस ने हमारे आधे से ज्यादा यूनिट को खत्म कर दिया है, ऐसे चलता रहा तो हम बारबेरस के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। आज अगर हमारी किस्मत में मरना ही लिखा है तो हम मरेंगे, लेकिन इन जालिम बारबेरस को अपनी जमीन नहीं छीनने देंगे, वरना हमारे राज्य के लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। ये कहते नाइट कमांडर अपनी तलवार से वहाँ के चारों बारबेरस को एक ही बार में मौत के घाट उतार देता है। तभी नाइट कमांडर को एक बहुत ही बुरा इंटरेस्ट होता है और सामने से बारबेरस का लीडर सभी नाइट्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था और वो सीधा सेलिस्टर के सामने चला जाता है। मुझे लगता है कि तुम नाइट का कमांडर हो, लगता है कि तुम इनसे भी कमजोरों से लड़ते हुए थक चुकी हो, तो चलो क्यों ना बारबेरस के लीडर और नाइट का कमांडर दोनों ही एक मौत का खेल खेले। कमांडर ये आदमी मुझे इन सभी के जैसा नहीं लग रहा है, आप जरा इसे संभल के रहना। सुनो, मुझे भी नहीं लगता कि मैं इस आदमी से लड़ते हुए जीत पाऊंगा, इसलिए जब ये आदमी मुझसे लड़ते हुए बिजी होगा तुम से भी मौका पाते यहाँ से भाग जाना। ये कहते नाइट कमांडर से लड़ने के लिए चला जाता है और उन दोनों की लड़ाई वहाँ पर काफी घमासान चल रही थी, जो देखे वहाँ के चारों तरफ के लोग हैरान हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद नाइट कमांडर उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था। तो सेलिस्टर अपनी पूरी ताकत से उस बारबेरस के लीडर के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, बल्कि सेलिस्टर की तलवारें टूट जाते हैं, जो देख के सेलिस्टर सोचने लगते हैं कि शायद उसकी मौत इसी आदमी के हाथों लिखा था। अरे तुम मत डरो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम इतने खूबसूरत हो तो शायद तुम्हारा शरीर मेरे बहुत काम आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। प्रेसिडेंट में सेलिस्टर को जैसे होश आता है वो खुद को जेल में बंदी पाता है, तभी उसे उस हैवान की कभी बात याद आता है, जो सोच के उसके रोंगटे खड़े होने लग जाता है। उसी टाइम वहाँ पर एक लड़की आती है और इस लड़की के कमर पर लगे हुए हथियारों को देख के सेलिस्टर समझ जाता है कि शायद ये लड़की उसे टॉर्चर करके उसके राज्य के राज उगलवाना चाहती है, जिसके कारण सेलिस्टर एक पल के लिए घबरा जाती है। लेकिन अगले पल ही वो खुद को इस टॉर्चर के लिए तैयार कर लेती है। लेकिन वो लड़की सेलिस्टर को टॉर्चर नहीं करती, बल्कि कुछ ये करती है। नहीं, ऐसा नहीं करती कि आपको लगता है कि एक लड़की और दूसरे लड़की में ऐसा हो सकता है, क्या पता हो भी सकता है। खैर वो लड़के सेलिस्टर को साफ सुथरा करके उसे नए कपड़े पहना देते हैं, जो देख के सेलिस्टर को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग आकर के उसे साफ सुथरा करके कपड़े क्यों पहना रहे हैं। तभी सेलिस्टर के दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि शायद ये लोग उनके कुछ जैसे रीति रिवाज में उसे यूज करेंगे, जिसके कारण ही इन लोगों ने इसे साफ किया है। तभी यहाँ पर बारबेरस का जनरल आता है और सेलिस्टर को देख के कहने लगता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, चलो अब काम की बात कर रहे थे। मेरा नाम है स्पीयर और तुम्हारा क्या नाम है। ये बात सुनते सेलिस्टर को अपने दादाजी के कई बात याद आता है कि पश्चिम की तरह लोग इंसान नहीं है बल्कि जानवर है और लोगों को बहुत ही तरपा के मारते हो, और वो जगह लड़कियों के लिए एक नरक से कम नहीं है। जब तक उनका मन उन लड़कियों से भर नहीं जाता तब तक वो लोग उन लड़कियों को टॉर्चर करते हैं। लेकिन सेलिस्टर को पहले ये सारी बात सच नहीं लगती थी, लेकिन अब इस बारबेरन किंग का बहना चेहरा देख के सेलिस्टर को वो सारी बात सच लगने लगी है। तो सेलिस्टर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ कितनी भी बुरी हरकत क्यों ना कर लो, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं और तुम्हारी यातना सह के भी मैं अपने राज्य का राज तुम्हारे सामने नहीं उगलूंगा। एक सेकंड रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर करने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि तुमसे शादी करने के लिए लाया हूँ। जो सुनकर सेलिस्टर को कुछ समझ नहीं आता तो स्पीयर दोबारा कहता है कि हम कोई भी जंग जीतने के बाद लेडी नाइट को अपने गांव में ला के उनसे शादी करते हैं, यूँ कहे तो वो हमारे जंग जीतने का ट्रॉफी है। अरे तुम लोग क्या पागल हो, आखिरकार कौन अपने दुश्मन को घर में लाके उनसे शादी करते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ के लोग किस तरह से शादी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो इस तरह से शादी करते हैं। वैसे शायद तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं चलता हूँ। एक कहते हैं स्पीयर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें पास देखते हैं जहाँ पर सेलिस्टर के बड़े भाई सेलिस्टर को कहता है कि अब तुम्हें ऑफिशियली पूर्वी अभियान का कैप्टन घोषित किया है। जो सुनकर सेलिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सेलिस्टर का बड़ा भाई कहता है हमें साउथ के नोबल फैमिली की तरफ से एक लेटर मिला है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि पूर्वी अभियान का कैप्टन बनने की खुशी में प्रिंसेस लिबिडान को वहाँ पर इनवाइट किया है, तो तुम वहाँ पर जा रहे हो ना। फिर कुछ टाइम में सेलिस्टर उस पार्टी में चली जाती है और वहाँ पर काफी सारे नोबल लोग भी आए थे और सभी लोग बस सेलिस्टर के बारे में बात कर रहे थे कि ये लड़की इतनी कम उम्र में नाइट कमांडर बन गई, लेकिन है तो एक लड़की, इस लड़की को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए। वैसे मैं आप सभी को सीधा सीधा समझाऊं तो यहाँ के लोग बस लड़कियों को घर संभालना, बच्चों को संभालना और मर्दों को बहलाना इतना समझते, और इससे ज्यादा अगर कोई लड़की बनने की कोशिश करे तो उन्हें इसी तरह लोगों के ताने और फुसफुसाहट का सामना करना पड़ता है। और ऐसे सहन न करके सेलिस्टर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़की वहाँ पर आ जाती है और कहने लगते हैं कि आप तो इतने होनहार है, लेकिन आप ऐसे मर्दों वाले काम क्यों कर रहे हैं। नाइट कमांडर बनने के लिए
बहुत सारे मर्द है, लेकिन एक लड़के को ऐसा शोभा नहीं देता। वैसे भी आपने तो सुना होगा कि पश्चिम की तरफ के लोग इंसान नहीं बल्कि वो लोग हैवान है, और एक लड़के को उस जगह पर जाना सेफ नहीं है। ये बात सुनते सेलेस्टा आग बबला हो जाता और कहने लगता है कि तुम लोगों के पास यहाँ पर अच्छा खाना है, इसलिए तुम लोग समझ नहीं रहे हो, लेकिन हमारी आम जनता जो भूख से मर रही है उनका तुम लोगों को ख्याल लिया है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक लड़की हूँ, मैं भी जान लगा दूंगा पश्चिम को जीने में। उसके बाद अगले सीन में सेलेस्टा जंग के मैदान में जाने से पहले वो अपने पूर्वजों से आशीर्वाद ले रही थी। तभी यहाँ पर उसके बड़े भाई आके कह रहा है कि कल तुम्हें दावत में कोई ऐसा नहीं मिला जिससे तुम शादी कर सको, अब तुम्हारा योद्धा भी पहले से बढ़ गया है तो तुम्हें जल्दी से शादी कर लेना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। भैया आप आखिर अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे भी मेरी मर्जी कि मैं शादी करूँ या ना करूँ। सेलेस्टा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जवाब लड़ा और मुझे तुम्हारी मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। एक है तो वो आदमी स्पीकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखे सेलेस्टा को कुछ समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर आखिर का एक क्या चल रहा है। उसी टाइम उसकी नींद टूट जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो बस एक बुरा सपना था। तभी उसे किसी के खर्राटे लेने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि स्पीकर उसके बगल में सो रहा था, वो भी बिना कपड़ों के। तभी वो उसका बड़ा खंबा भी देख लेता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम आखिर के इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? तुम आखिर का यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा ही कमरा है तो मैं अपने कमरे में नहीं रहूंगा तो किसके कमरे में रहूंगा? तो आखिर का मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ? वो असल में कल के जख्म ठीक करने वाली दवाई तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा असर कर गई, जिसके कारण तुम उल्टा कर देते और बेहोश भी हो गए थे। वो दवाई खून के बहाव को कम कर देता है जिससे जख्म और भी तेजी से हील होता है, लेकिन तुम्हें उस दवाई की आदत नहीं है ना, इसी कारण तुम बेहोश हो गए थे और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने कमरे में ले लाया। ये बात सुनते सेलेस्टा मन में कहने लगती है कि क्या वो उसके दुश्मन के बच्चे की मां बनने वाली है। जो सोच के सेलेस्टा उसे कहता है हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अबे तुम थोड़ा सा क्या पागल हो? मैं कि यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए लाया था। वैसे तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है तो शायद तुम्हें भूख लगी होगी, तो तुम घर के बाहर के कमरे में आ जाना। ये बात सुनते सेलेस्टा मन में कहने लगते है कि बारबी सब उसे खाना खिलाएंगे, शायद बारबी उसे वो खाना खिलाएंगे जो कुत्ते और बिल्लियाँ खाते हैं, जिसके लिए सेलेस्टा खुद को वो खाना खाने के लिए तैयार कर लेती है। लेकिन सेलेस्टा वहाँ पर जाके ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो लोग वहाँ पर मीट खा रहे थे और अभी सेलेस्टा के राज्य की जैसे हालत है उस हिसाब से वहाँ पर मीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर ये लोग ड्रैगन का मीट खा रहे थे जो सेलेस्टा का खाने का हमेशा से सपना था। तुम बारबेरियस आखिर के मुझे इतना अच्छा खाना क्यों खिला रहे हो? अब मुझे तुम्हारे प्लान का पता चल गया है। तुम लोग मुझे अच्छा खाना खिलाया के मेरा भरोसा जीतना चाहते हो ताकि मैं अपने राज्य के राज तुम्हारे सामने उगल दूं ना। मुझे पता चल गया है, इसलिए मैं अब इस मीट को नहीं खा रहा हूँ। लेकिन सेलेस्टा के पेट की डगर साहब बता रहा था कि उसे भूख लगी है। चलो खा भी लो, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा आत्मा सम्मान को ठेस पहुंचे। तभी सेर्सी सेलेस्टा के पास आके कहता है कि ड्रैगन का मीट आमतौर पर हमें किसी फेस्टिवल के दौरान ही खाने को मिलता है, लेकिन मास्टर ने खास तौर पर आपके लिए ड्रैगन को हंट किया है, इसलिए इसे चुपचाप खा लो वरना मास्टर को अच्छा नहीं लगेगा। जो सुनकर सेलेस्टा भी एक पल के लिए भावुक हो जाते हैं तो वो उस ड्रैगन के मीट को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और उसे वो मीट इतना ज्यादा अच्छा लगता है जिसके कारण वो रो ही देती है और उसे बहुत ही तेजी से खाने लग जाती है। लगता है कि तुम्हें ड्रैगन का मीट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। वैसे तुम्हारा खाना जब हो जाए मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? पहले खाना खा लो फिर मैं सोचूंगा। और सेलेस्टा का खाना जैसे पूरा होते है उससे भी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते और सेलेस्टा बारबेरियंस के राज्य के बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। और सेलेस्टा जैसे बाहर जाते हैं वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उसके राज्य के मुकाबले एक जगह एकदम ऑपोजिट थी। एक तरफ उसके राज्य के सूखे और बंजर जमीन जहाँ पर कुछ फलता फूलता नहीं था, दूसरी तरफ एक जगह जहाँ पर चारों तरफ देखो तो बस हरियाली हरियाली और पक्षियों के गुनगुनाहट और एक ठंडी हवा जो शरीर को अंदर से सुकून देता है। क्या बात है, अब इससे हैरान हो गई। अपनी हैरानी को संभाल के रखो, अभी हैरान होने के लिए बहुत कुछ है। अपनी बकवास बंद करो, मैं हैरान नहीं हो गई थी, मैं बस थोड़ा सा चौंक गई थी। वैसे भी ऐसे नज़ारे हमारे यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलते थे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मेरे पीछे हो। कहते हो वो जंगल के अंदर जाने लगते और सेलेस्टा को वहाँ पर कुदरत के इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं जो उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। वैसे तुम्हारी हैरानी को देख के मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि मेरी मम्मी पश्चिम की तरफ से आई हुई एक नाई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पर जो जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो पश्चिम की तरफ कभी भी देखने को नहीं मिले थे। वैसे धीरे धीरे तुम्हें इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद वैसे भी एक झरने के पास पहुंच जाता है जो देख के सेलेस्टा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर एक झरना भी है। वैसे मैं तुम्हें यही दिखाने के लिए यहाँ पर लाना चाहता था। एक आयते स्पीयर अपने कपड़े खोलने लग जाता है। अरे तुम आखिर अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? क्या वही काम करने के लिए जो लड़का लड़की कपड़े उतार के करते हैं? कैसा काम? नहाने का काम, और क्या? अबे तुम हर एक चीज घुमा फिरा के क्यों कहते हो? सीधा सीधा क्या नहीं कह सकते हो? जिसके बाद सेलेस्टा और सेर्सी दोनों एक साथ नहाने लगते हैं और सेर्सी सेलेस्टा को कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि आपको डर ना लगे, इसलिए नहीं हो ताकि आप ऐसे भाग जाए।
क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं नाइट की कमांडर हूँ, मुझे आकर के किस चीज से डर लगेगा? क्या पता गैस इस चीज से डर लगता हो। सॉरी गैस, मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर अब कहानी पर आते हैं। इधर सेलेस्टर के चारों तरफ काफी जंगली जानवर घूम रहे थे, जो देख के सेलेस्टर की हवा निकल जाते और वो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर स्पीयर आता है। स्पीयर को देख के सेलेस्टर मन में कहने लगते कि ये हैंडसम गाय आखिर कौन है और इसे मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा है। उस जानवर से तो मुझे कई गुना अच्छे लग रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना गाइस, स्पीयर ने बस अपने दाढ़ी काटी और सेलेस्टर उसे पहचान ही नहीं रही है। तुम आखिरकार इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आए? अब मुझे समझ आ गया है, तुम शायद है कि जंगली जानवरों को देख के डर गई होगी। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे पास नहीं था। एक कहते स्पीयर सेलेस्टर को अपने बाहों में उठा लेता है, जो देख के सेलेस्टर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो पहले कभी भी लड़कों के करीब नहीं गया था। टीवी यहाँ पर सरसी आते और सरसी इन दोनों को देख के कहने लगते है कि ऐसा नजारा कभी कभार देखने को मिलता है। वैसे मास्टर स्पीयर, आपने सेलेस्टर को अपने बाहों में लेने के लिए मनाया कैसे? ये बात सुनते सेलेस्टर स्पीयर को ध्यान से देखती है तो उसके चेहरे पर बस दाढ़ी नहीं थी, बाकी सब कुछ स्पीयर के जैसा ही था, जो सोच के सेलेस्टर पागल होने लगती है और उस स्पीयर को एक जोरदार चाटा मार देती है। ओ ऐसी बात है, तब तुम मुझे पहचान नहीं पाई, इसी कारण तुम मेरे से इतना फॉर्मल हो रही थी। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी दाढ़ी कराई, इसी बहाने मुझे अपनी वाइफ का एक सुंदर नेचर देखने को मिला है। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझे? तुम मुझे इतनी सुंदर जगह पर ले आए हो, इसी कारण मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना अभी मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर देता। और सेलेस्टर चलते चलते मन में कहने लगती है कि स्पीयर तो सच में बिना दाढ़ी के बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है कि वो मेरा हस्बैंड बन सकता है। उसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्पीयर की दाढ़ी फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। जिसके बाद अगले सीन में स्पीयर सेलेस्टर को कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने गांव के लोगों से अभी तक मिलाया नहीं है, तो चलो आज मैं तुम्हें अपने गांव के लोगों से मिलाता हूँ। क्या तुम्हारे गांव के लोगों से मिलना बहुत जरूरी है? हाँ ऑफकोर्स जरूरी है, क्योंकि आगे चल के तुम्हें मेरी वाइफ बनना है, तो तुम्हें हमारे गांव के लोगों से जान पहचान तो रखना ही पड़ेगा ना। और ये कहते कहते स्पीयर अपने गांव के बहुत सारे जानकारी सेलेस्टर को बता देता है और अपने गांव के खूबिया राज भी बता देता है। तुम आखिर अपने गांव के खुफिया राज मुझे इतने बेझिझक क्यों बता दे रहे हो? अगर किसी दिन मैं यहाँ से भाग गया तो तुम्हारे राज्य के ऊपर हमला करने के लिए हमें आसानी नहीं होगी। ये बात सुनते स्पीयर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं भागोगे। तुम्हें आखिर इतने अच्छे से क्यों यकीन है कि मैं ऐसे नहीं भागूंगा? एक बात बताओ सेलेस्टर, जब मैंने अपनी दाढ़ी कटाई थी तब तुम मेरे प्यार में पड़ गई थी ना, तो तुम आखिर इतने हैंडसम लड़के को छोड़ के ऐसे कैसे भाग सकते हो? अपनी बकवास बंद करो, वो बस एक गलतफहमी थी, समझे? जिसके बाद वो सभी गाँव की तरफ जाने लग जाते और कुछ टाइम बाद जैसे वो सभी गाँव के पास पहुंच जाते हैं, सेलेस्टर का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ बस खतरनाक खतरनाक भारबियंस थे और उस सभी भारबियंस बार बार स्पीयर को कह रहा था कि हमें इस नाइट से लड़ने का एक मौका दीजिए प्लीज। खेलेगा फ्री फायर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया? सेलेस्टर तुम डरो मत, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। एक कहते स्पीयर जोरदार चीख के साथ कहता है कि ये तुम्हारी भाभी और मेरी पत्नी, इसलिए तुम सभी इससे नहीं लड़ोगे, समझ गए? अगर मास्टर स्पीयर ये चाहते हैं तो ये हमें इससे कोई एतराज नहीं है। ये बात सुनते सेलेस्टर को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि उसने इनके बारबरियन साथी को मारा है, तो इन लोगों को मुझसे रिवेंज नहीं लेना है, और वैसे भी एक बात कह लेने से क्या बदले की भावना शांत हो जाती है। तुम फिक्र मत कर सेलेस्टर, इन लोगों को तुमसे कोई भी बदला लेना नहीं है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तुम लोगों को अगर इससे कोई भी बदला लेना नहीं है तो हमारे यहाँ से जाने का रास्ता बनाओ। जो सुनकर सभी स्पीयर के जाने का रास्ता बना देता है, जिसके बाद स्पीयर और सेलेस्टर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सेलेस्टर को अभी भी नहीं लग रहा था कि इन सभी के गुस्से की आग शांत हो चुकी है। तभी एक आदमी भीड़ से बाहर निकल के कहता है कि सेलेस्टर, आपने जो उस दिन तलवारबाजी का हुनर दिखाया था वो काबिल तारीफ था। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। कैप्टन स्पीयर को एक बहुत ही काबिल पत्नी मिली है, हमें इनके जैसे और भी औरत चाहिए। अरे तुम लोग आखिर क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे दुश्मन हूँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बस खामों का चिंता कर रहे हो। अब चलो मैं तुम्हें हमारा गांव घुमा लाता हूँ। जिसके बाद सेलेस्टर उनके गांव घूमने लगता है और उनके गांव को देख कर मन में कहता है कि ये जगह ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, लेकिन उस नोबल राज्य पर जहाँ पर एक पल का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है, उससे तो ये जगह कई गुना बेहतर है। और इसी तरह कुछ देर चलने के बाद स्पीयर सरसी और सेलेस्टर को एक घर में छोड़ देता है और उनको कहता है कि काफी दिन हो चुका है, मैं अभी तक मुखिया से नहीं मिला हो, तो मैं जरा उनसे मिल कर आता हूँ। तुम दोनों फिलहाल इस घर में आराम करो। जिसके बाद उस घर से 2 लड़के बाहर आते हैं और फिर उन दोनों लड़कियों को समझाते हैं कि ये लड़की मेरी होने वाली वाइफ है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। जो सुनकर वो दोनों लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं और सेलेस्टर को खींच के अंदर ले जाते हैं और चाय पिलाने लगते हैं। और इसी तरह चाय पीते पीते वो सभी अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं। और इसी बीच सेलेस्टर को पता चलता है कि इन दोनों लड़के के जो हस्बैंड तो वो जंग में मारे गए थे और वो जंग सेलेस्टर के राज्य के विरोधी था, जो सोच
सोच के सेलेस्टा काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और सेलेस्टा उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों के जो हस्बैंड थे वो शायद मेरे हाथों या फिर मेरे सेना के हाथों मारे गए थे, तो तुम लोग आखिर मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों के मन में मेरे खिलाफ कोई बदले की भावना नहीं होती? हम आखिरकार से बदला लेना क्यों चाहेंगे? वैसे भी इस दुनिया में जो भी आता है उन्हें जाना भी पड़ता है और मर तो हर समय मरते ही रहते हैं। कभी शिकार करते हैं मर जाते हैं, कभी जंग में मारे जाते हैं, तो हम उनके मौत का गम हर समय मनाते थोड़े ना रह सकते। हमें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि मेरे बेटे को अपने डैड का चेहरा भी नहीं पता, लेकिन उनके जाने से पहले मेरा बेटा उनके पास था, जिसके कारण मैं खुश हूँ। और वैसे भी उन्होंने मुझे इतना अच्छा एक तोहफा दिया है, तो मैं कैसे आखिर उदास रह सकता हूँ? ये बात सुनते सेलेस्टा एकदम से हैरान हो जाता है और मन में कहने लगते हैं कि इन बारबियंस को अपने लोगों की मौत देखने की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है कि अब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अगर उसके राज्य के किसी लोग के अपने चाहने वालों को किसी ने मार दिया होता तो शायद वो आदमी रिवेंज लेने के चक्कर में किसी भी हद तक गिर जाता। तो भी उनके झोपड़ी पर एक शुक्रिफिकेशन नाम का ड्रैगन हमला कर देता है और ये देख के शहर से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्रैगन आमतौर पर झुंड में रहते और गाँव में कभी नहीं आते, क्योंकि ये ड्रैगन जानते हैं कि गाँव पर अगर ये लोग आएंगे तो इनके ऊपर भी हमला होगा। तो सरसी सेलेस्टा को कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं मास्टर स्पेयर को क्या जवाब दूंगा? तुम भूलो मत कि मैं नाइट की कमांडर हूँ और वैसे भी मैं इन दोनों औरतें की गुनहगार हूँ, तो इन दोनों औरतें की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये कहते सेलेस्टा वहाँ से एक चिमटा उठा के उस ड्रैगन की एक आंख फोड़ देता है। ये सही समय है, तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। जो सुनकर वो दोनों औरतें वहाँ से चली जाती है। अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन तुम अगर मर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। तभी और ड्रैगन फिर से हरकत में आ जाता है और सेलेस्टा के ऊपर हमला कर देता है। तो सेलेस्टा उस चिमटे से उसके हर एक हमले को रोक लेता है। इधर गाँव की तरफ जितने भी ड्रैगन आए थे उन सभी को स्पीयर ने और उसके साथियों ने मार गिराया था। तभी वहाँ पर सरसी आता है और सरसी आकर स्पीयर को कहता है कि वो लोग जिस घर में आराम कर रहे थे उस घर में ड्रैगन ने हमला कर दिया था। जो सुनते स्पीयर और एक पल भी नहीं गवा के वहाँ से पूरी तेजी से चला जाता है, जो देख के सभी हैरान हो जाता है कि मास्टर स्पीयर इतनी तेजी से ऐसे चले गए। उधर सेलेस्टा उस चिमटे से उस ड्रैगन के हर एक हमले को रोक रहा था, लेकिन वो चिमटा इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसके कारण वो चिमटा टूट जाता है और सेलेस्टा को लगने लगता है कि अब उसका खेल शायद एक बार खत्म हो जाएगा। उसी टाइम वहाँ पर स्पीयर आता है और एक ही बार में उस ड्रैगन के दो टुकड़े कर देता है और सेलेस्टा को देख के कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं टाइम पर पहुंच गया। और पता नहीं क्यों लेकिन सेलेस्टा स्पीयर को देख के रोने लग जाती है, तो स्पीयर सेलेस्टा को अपने बाहों में उठा के वहां से ले जाने लगता है। फिर रात के टाइम सभी उन ड्रैगन्स को हराने की खुशी में पार्टी कर रहे थे, लेकिन सेलेस्टा वहाँ पर काफी ज्यादा पी रही थी, क्योंकि उस टाइम स्पेयर ने सभी के सामने उसे अपने गोद में उठा लिया था, जिसके कारण सेलेस्टा काफी ज्यादा शर्मा रही थी। लेकिन ये पहली बार था जब सेलेस्टा को किसी लड़के ने बचाया था। तो सेलेस्टा के सर में कुछ बढ़िया घूमने लगता है, जो देख के सेलेस्टा मन में कहता है कि क्या उसने इतनी ज्यादा पी लिया है जिसके कारण उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। लेकिन वो उन चीजों को ध्यान से देखता है तो एक कोई बहम नहीं होता है बल्कि सच होता है। तभी वहाँ पर स्पीयर आता है और स्पीयर को देख के सेलेस्टा कहता है कि ये सब आखिर क्या है, क्या बात है, पहले जैसे फिर से हैरान हो रही हो? अब लगता है कि फिर से तुम हैरान होने वाले हो। एक कहते वहाँ पर ड्राइव्स एल्फ और डोव आ जाता है, जो देख के सेलेस्टा एकदम से हैरान हो जाता है और मन में कहने लगते हैं कि इन सभी के बारे में तो उसने परियों की कहानी में सुना था और असलियत में वो देखे कि इसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। उसी टाइम डोव का लीडर सेलेस्टा को एक तलवार देते हुए कहता है कि मास्टर स्पीयर के पति बनने का आपका तोहफा है और ये हम सभी डोव्स भाइयों ने एक साथ मिलकर आपके लिए खास तौर पर इस तलवार को बनाए हैं। तो सेलेस्टा उस तलवार को खोल के देखती है तो उसके अंदर मैजिक डाला गया था, पता नहीं कौन सा मैजिक, लेकिन उस तलवार की धार इतनी तेज थी जैसे एक चट्टान भी मक्खन की तरह कट जाए और चमक बिल्कुल मोती जैसे। जो देख के सेलेस्टा उनको कहता है कि आपने आखिर इस तलवार को कौन सा धातु से बनाया है? इस तलवार को हमने मिथ्रिल नाम के एक धातु से बनाया है। और एक बार सुनते सेलेस्टा एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मिथ्रिल तो वही धातु है जो राजा महाराजाओं के भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इतनी रेयर चीज आखिरकार आप कैसे किसी को दे सकते हैं? पता नहीं इस बार भी दुनिया में मुझे और क्या क्या काल्पनिक चीजें देखने को मिलेगी। अब बातें बहुत हो गया, मैं तुम्हें इन सभी से मिलाता हूँ। इनका नाम एल्डर डुओस है और ये डुओस के लीडर है और ये छोटे से बड़े फेरिस के लीडर है और एल्फ्स के लीडर है और ये ड्राइव्स के लीडर है। और सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने और इन सभी प्रजातियों के पूर्वजों ने मिलकर एक अलायंस बनाया था और तब से लेकर आज तक हम एक साथ ही रहते और हम सभी की संस्कृति भी एक ही है। ओ अच्छा, बारबेस ने बाकी सारे बड़ी बड़ी प्रजातियों के साथ अलायंस बना लिया था, तो फिर अगर किसी प्रजाति के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो दूसरी प्रजाति उनकी मदद करेंगे। तो फिर हमारे राज्य और बारबेस
बारबियंस के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें मैंने दूसरी किसी भी प्रजाति को क्यों नहीं देखा था। ये बात सुनते और सभी जोर जोर से हंसने लग जाते और इनके हंसी सुनते सेलिस्टर समझ जाते हैं कि ये लोग उस लड़ाई को बस कुछ जानवरों की लड़ाई समझते हैं जो अपने इलाके को लेके लड़ते हैं। तो फिर अगर तुम लोगों ने ये अलायंस दूसरे राज्यों से लड़ने के लिए नहीं बनाई थी तो किस लिए बनाई थी? शायद वो दुश्मन बाकी बड़े बड़े राज्यों से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। यहाँ के जंगल पर एक तरह के मॉन्स्टर रहते हैं जिनको हम बीन्स कहते हैं। वो मॉन्स्टर जहाँ पर भी जाते हैं बस तबाही लाते हैं, जिसके कारण ही हमारे पूर्वजों ने ये अलायंस बनाया था। और कभी ना कभी तुम्हारा सामना भी उनसे हो सकता है, और अगर तुम्हारा सामना उनसे हो जाए तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि उनसे मत लड़ना, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं लड़ना चाहता हूँ। हालांकि मैं उनसे डरता नहीं हूँ, लेकिन उनसे लड़ने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। टीवी फिल्म में बीच में कहते हैं कि दोस्तों आज सेलिब्रेट करने का टाइम है, तो खामखा उस जानवर का नाम लेके अपना मूड को खराब करना है, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद सभी पार्टी को एंजॉय करने लगते और सेलिस्टर को देख के लग नहीं रहा था, लेकिन वो भी पार्टी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहा था। फिर अगली सुबह सेलिस्टर जैसे नींद से उठे और सबसे पहले ये बात सोचते हैं कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल की रात उसने एक फेयरी टेल दुनिया में बिताई थी। टीवी पर स्पीयर आता और स्पीयर को देख के सेलिस्टर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी दाढ़ी फिर से काट लिया था। अरे तुम्हारा ये रूप फिर से देखने को मिल रहा है, अब तो मैं अपनी दाढ़ी हर समय ऐसे ही रखूंगा। वैसे तुम्हारा कल का कारनामा सुन के तुमसे कोई मिलना चाहता है क्या? तुम मुझसे मिलना चाहोगे? शायद तुम उसे पहचानते होगे। ये बात सुनकर सेलिस्टर मन में कहते है कि इस बारबियन राज्य पर कौन ऐसा होगा जो उसे पहचानता होगा। तो उसे भी गाँव की तरह जाने लगता है और कुछ ज्यादा एक प्रेग्नेंट लेडी सेलिस्टर के पास आके उसे कहते है कि लेडी सेलिस्टर, बहुत दिनों बाद आपसे मिला हूँ, लेकिन तुम आखिर कौन हो? क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? ओ लेडी सेलेस्टा, मुझे माफ कर देना। जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं पहचानेगी। इन 4 सालों में मैं पहले से बहुत इज्जत बदल चुकी हूँ। मेरा नाम है नायडा और मैं पूर्वी अभियान की नाइट हुआ करती थी और मैं आपके कमांड में थी। अब पहचाना मुझे? क्या सच में नायरा ये तुम हो? मुझे तो लगा था कि उस लड़ाई के बाद तुम मर चुकी होगी। मैं आपकी हैरानी को समझता हूँ लेडी सेलेस्टा, क्यों ना घर पर बैठ के बात करते हैं। जिसके बाद नायरा कहते हैं कि जिस लड़के ने उसे हराया था उसने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पहले तो उसने उसकी शादी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उसने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे एक बात बताओ नायरा, तुमने मुझे बुलाने के लिए स्पीयर को क्यों कहा? तुम्हें क्या नहीं पता कि स्पीयर मुखिया का बेटा है? ये बदतमीजी नहीं है? अरे लेडी सेलेस्टा, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। वैसे भी छोटे स्पीयर से मदद मांगना क्या बुरी बात है? क्या ये छोटा है? क्या तुमने इसकी दाढ़ी नहीं देखी? आमतौर पर सभी को इनकी दाढ़ी देखे ऐसा ही लगता है, लेकिन ये बस 18 साल के है। ये बात सुनते सेलेस्टर को एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि स्पीयर शायद एक 80 साल का बुढ़ा है, लेकिन आज उसे पता चल रहा है कि स्पीयर उसे 8 साल छोटा बच्चा है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि तुम मुझसे 8 साल बड़े हो, बल्कि इस बात का है कि मैं अगर 8 साल थोड़ा और बड़ा होता तो शायद मैं तुमसे जल्दी मिल पाता। जो सुनकर सेलेस्टर गुस्सा हो जाता और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम 8 साल बड़े होते तो अभी की तरह तुम मुझे फिर से हरा पाते? ये एक नाइट का अपमान है, जल्दी से मुझसे माफी मांगो। ये बात सुनते स्पीयर अपने सर के बल सेलेस्टर से माफी मांगते हैं, जो देख के सर से हैरान हो जाते और कहने लगते हैं कि मास्टर स्पीयर ने तो सेलेस्टर को हरा दिया था, तो आखिरकार मास्टर स्पीयर सेलेस्टर से क्यों माफी मांग रही है? तो नायरा कहते हैं कि एक बात बताओ सर से, स्पीयर को सेलेस्टर से कब तक लेना पड़ा था और उसके शरीर में कितने जख्म आए थे? जो सुन के सर से कहते हैं कि मास्टर स्पीयर को सेलेस्टर से तब तक लेना पड़ा था जब तक उसकी तलवार नहीं टूट गई थी और उसे धोते समय उसके शरीर में एक भी जख्म नहीं पाए गए थे। ओ ऐसी बात है। तो भी तुम्हें सोचो सर, स्पीयर हमारे गांव में सबसे ताकतवर एक आदमी है और अपनी तलवार से एक ही बार में एक ड्रैगन के 2 टुकड़े कर सकता है, लेकिन उसे भी सेलेस्टर के साथ तब तक लेना पड़ा था जब तक उसकी तलवार नहीं टूट गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी स्पीयर सेलेस्टर को एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाया था। मतलब स्पीयर इस लड़ाई को इसलिए जीत पाया क्योंकि उसकी तलवार सेलेस्टर की तलवार से बहुत ज्यादा मजबूत थी। लेकिन अगर सेलेस्टर की तलवार भी स्पीयर की तलवार के जैसे ही होता या फिर स्पीयर ने लड़ाई के दौरान कोई भी गलती की होती तो शायद लेडी सेलेस्टर उसका खेल ही पर खत्म कर देता। ओ अब समझ गया मैं, इसी वजह से मास्टर स्पीयर सेलेस्टर की इतनी इज्जत करते हैं। उसी टाइम वहाँ पर नायरा का हस्बैंड और उसके बेटा आता है और उन दोनों को देख के सेलेस्टर मन में कहते हैं कि नायरा पहले एक अलग इंसान हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक अलग ही इंसान बन चुकी है। फिर रात के टाइम स्पीयर और सेलेस्टर दोनों समुद्र के पास आ जाते हैं और सेलेस्टर स्पीयर को कहता है कि पहले मेरा मकसद बस यही था कि बारबियंस की जमीन चीर के उसे अपना बनाना, ताकि हमारे राज्य के लोगों की जिंदगी थोड़ा सा सुधर जाए। लेकिन तुम लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चल रहा है कि तुम बारबियंस का भी अपना एक परिवार है जिससे तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। और पहले मैं तुमसे भी कोई इंसान नहीं समझता था, लेकिन अब लगता है कि पहले मेरी सोच घटिया थी।
लेकिन फिर भी एक नोबल होने के नाते अभी भी मुझे अपने राज्य के लोगों की चिंता है। लेकिन एक लड़की के तौर पर कहूँ तो मुझे तुमसे अब प्यार होने लगा है। आखिरकार तुमने कन्फेस कर ही दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और एक बार सुनते सेलेस्टर सोचने लगते कि आखिरकार उसने एक क्या कह दिया। फिर सीन चेंज होता है। हम सेलेस्टर को अपनी नई तलवार से लकड़ियां काटते हुए देखते हैं और वो लकड़ियां काटते हुए कहने लगते हैं कि ये तलवार तो सच में कमाल की है, एक ही वार में सभी लकड़ियां कट जा रहे हैं। अब बहुत हो गया, तुमने 2 दिनों में ही इतनी लकड़ियां काट दिया है कि 2 महीने आराम से चल जाए। मैं हर समय तुम्हारे साथ घर का काम तो नहीं कर सकती हूँ ना, इससे तो मैं अपनी तलवारबाजी से भूल ही जाऊंगा। ओ मैं समझ गया, इन कुछ दिनों में तुम मेरे साथ बोर हो रही थी, इसलिए तुम अपने बोरियत को दूर करने के लिए लकड़ियां काटने लगे हो। तभी वापस प्यार आता है। प्यार कहता है कि मैंने सुना है कि इन कुछ दिनों में तुम काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बोरियत को दूर करने के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाया है। क्या तुम इनसे लड़ना चाहोगे? अब आखिरकार तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। फिर सेलेस्टर अपने आर्मर को पहन के वापस चला आता है और उन सभी को कहता है कि मैं सेलेस्टर द लेबनान फार्मत के नाम की तीसरी राजकुमारी और पूर्व अभियान का कैप्टन तुम सभी की लड़ाई की चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। कौन मुझसे लड़ना आना चाहता है, आ जाओ। ये बात सुनते वापस सभी के अंदर जोश आ जाता है और वापस सबसे पहले एक नया वॉरियर आता है जो कि अभी भी 18 साल का हुआ है और असली तलवार को अभी भी हाथ में लिया है। क्रिस्टल हेलमेट हो सकता है कि अब मुझसे ज्यादा हुनरमंद है, लेकिन मैं बचपन से तलवारबाजी का अभ्यास करता हूँ, तो मुझे हल्के में मत लेना और अब अपना पूरा जोर दिखाना। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को ध्यान में रखूंगा। तो अब चलो तुम दोनों लड़ाई शुरू करो। और लड़ाई शुरू होते ही सेलेस्टर उस बंदे को एक वार में नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद उस बंदे का फादर वहाँ पर आता है अपने बेटे का बदला लेने के लिए, लेकिन वो भी एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जो कोई भी आता है वो सभी सेलेस्टर के सामने एक पल भी नहीं खड़ा हो पाता और ये देखकर सर से हैरान हो जाते हैं कि ऐसे भी तो काबिल वॉरियर्स है, लेकिन सेलेस्टर इन सभी को आखिर इतनी आसानी से कैसे हरा रही है। तो फेरिस कहती है वो इसलिए क्योंकि सेलेस्टर के अंदर बाकी से ज्यादा इच्छा शक्ति। और ये बात सुनकर फेरिस को कुछ समझ नहीं आता तो स्वेरी दोबारा कहते हैं कि इच्छा शक्ति का मतलब किसी भी चीज को करने की लगन और इच्छा, चाहे वो तलवारबाजी हो या फिर डॉग्स की कारीगरी, सब में तुम महारत हासिल कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर है इच्छा शक्ति हो। और यहाँ पर सेलेस्टर के अंदर बाकी से सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति है। तभी सेलेस्टर के सामने स्पेयर आ जाता है। स्पेयर को देख के स्पेरी कहते हैं कि यहाँ पर सेलेस्टर के जितने इच्छा शक्ति बस मास्टर स्पेयर के पास ही है, अगर सेलेस्टर को कोई टक्कर दे सकता है तो वो मास्टर स्पेयर ही है। जिसके बाद दोनों लड़ाई शुरू कर देते हो और उन दोनों की लड़ाई 5 मिनट तक एक दूसरे से चलते और कुछ वार करते ही दोनों की तलवारें एक साथ टूट जाते और ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आके कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, पश्चिम के जंगलों से बहुत सारे घायल जानवर इस तरफ आ रहे हैं। तुम आखिरकार क्या कह रहे हो? हमारे गाँव में तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहता है कि जंगली ड्रैगन को घायल करके ऐसे ही छोड़ दे लेता है कि पश्चिम के जंगलों में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हमें तुरंत वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद हम पश्चिम के जंगलों की तरफ देखते हैं जहाँ पर सेलेस्टर के राज्य के लोग यहाँ पर सेलेस्टर को छुड़ाने के लिए आए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि सेलेस्टर को शायद यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत करके रखा हुआ है। वो घटिया बारबें 4 साल से हमारे रास्ते की रुकावट बने हुए हैं और हमारे नाइट को भी बंदी बना के ले जाते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, हमारे कैप्टन सेलेस्टर को ही बंदी बना लिया। सुनो मेरे नाइट, इस बार अगर हम लेडी सेलेस्टर को उन बारबें से नहीं छुड़ा पाए तो शायद हमारे अभियान का और हमारे राज्य का कोई भविष्य नहीं रहेगा, इसलिए हमें अपनी पूरी ताकत दिखा के उन बारबें से हमारे लेडी सेलेस्टर को बचाना पड़ेगा। लेकिन प्रीस्टेस, हम 2 दिनों से बस पानी और कुछ कीड़े मकोड़े खा के चल रहे, ऐसे चलता रहा तो हम लेडी सेलेस्टर के पास पहुंचने से पहले भूख से मर जाएंगे। तुम सभी गधों, इस जंगल में खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम सभी शिकार नहीं कर पाते हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी लेडी सेलेस्टर को बचाने से पहले तुम में से कोई नहीं मरेगा, क्योंकि मेरे पास गॉड का दिया हुआ एक तोहफा है, इसकी मदद से हमें कुछ नहीं होगा। इधर सेलेस्टर स्पेयर उन सभी घायल ड्रैगन्स को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे और एक ड्रैगन उसके जाल में आगे फंस जाता है और सेलेस्टर अपने तलवार से उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। जिसके बाद स्पेयर उस ड्रैगन के घाव को देख के समझ जाता है कि ये जलने के निशान कोई आम लतों से नहीं हुआ है, बल्कि फायर मैजिक से ये निशान जला है। लेकिन मुझे हमारे यहाँ पर कोई भी एक ऐसे आदमी के बारे में याद नहीं आ रहा है कि जो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। क्या सेलेस्टर तुम्हारे राज्य के कोई भी लोग फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बात सुनकर सेलेस्टर को अपने राज्य के प्रीस्टेस के बारे में याद आता है, लेकिन वो लोग बस लाइट मैजिक और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में उसे नहीं पता है। तभी आवाज पहले घबराते हुए आती है और उनको कहते हैं कि हमने उन गधों का पता लगा लिया है जो कि इन जानवरों को घायल कर
करके छोड़ दे रहा है और वो लोग नेचर एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कभी भी बीन्स सामने आ सकते हैं। क्या सच में उन गधों को क्या पता नहीं है कि ये सब करने से क्या हो सकता है? सैनिकों जल्दी चलो, हमें वहाँ पर तुरंत पहुंचना पड़ेगा। इधर प्रीस्टर सबने किताब की मदद से उस ड्रैगन को एक ही बार में ढेर कर देता है। उसी टाइम वहाँ पर स्पीयर और बाकी से भी आ जाते हैं। लेडी सेलेस्टा, आपको सुरक्षित देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन ये जंगली बारबेंस आकर के आपके साथ क्या कर रहे हैं कि ये जंगली बारबेंस आपको होस्ट की तरह यूज तो नहीं कर रहे हैं हमारे खिलाफ? मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एक कहते वो प्रेस्टेज अपने किताब के मैजिक से स्पीयर के ऊपर हमला करता है, लेकिन स्पीयर को इससे कुछ नहीं होता। तुम लोगों को एक बात कहूँ, तुम लोग हमें शैतान कहते हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि असली शैतान तुम लोग हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ के पेड़ पौधों की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि प्रकृति के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। तुम लोगों को अंदाजा है कि इससे क्या परिणाम हो सकता है? तो सभी जंगली बारबेंस अपना मुंह बंद करो। ये हमारे गॉड की मर्जी है, जिसके कारण ही उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं इस जंगल के नेचर एनर्जी का इस्तेमाल करूँ और तुम सभी बारबेंस को जड़ से उखाड़ सको। ये कहते वो प्रीस्ट जंगल के पूरे नेचर एनर्जी को लेने लग जाता है, जिससे वहाँ के सारे पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं। ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, हमें जल्दी इस पागल औरत को रोकना पड़ेगा, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तभी उस प्रीस्टस के नीचे से कुछ रूट्स बाहर निकलते हैं और उस प्रीस्टस को पकड़ लेते हैं। चलो, जिस चीज का डर था वो आखिरकार हो ही गया, बीन्स यहाँ पर आ ही गया। तो ये जंगली पौधा बीन्स है, देखे ही काफी घिनौना लग रहा है।